नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम आप सभी को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई, तो और उसके बाद इसमें कौन कौन से वंश आए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख वंश उसके बाद कौन से आए। तो इसमें हम आप लोगों को वंश के बारे में आज पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला वंश हमने आपको पढ़ाया पहले वीडियो में, आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जब हमने पढ़ाया तो उसमें था कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र जो था आराम शाह, वो उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन उसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के हाथों से। तो उसके बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या की। उसके बाद ये शासन पे आता है। तो ये जब आता है गद्दी पे बैठता है, उस टाइम होता है 1210 ईस्वी में, अगर पूछा जाए। तो आज हम इस वाले वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे इल्तुतमिश, और उसके बाद फिर बताएंगे आपको इसके दो तीन और हैं। तो हम देखते हैं, पहले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो इतिहासकार हैं इसका मतलब एक ये नहीं है कि ये इसका शासन है। इसको कोई मानता है कि 1210 में ये गद्दी पर बैठा है, कोई मानता है कि 1211 में बैठा। लेकिन इसका जो कालक्रम बुकों में दिया है, जैसे किरण पब्लिकेशन में दिया गया है 1211, अन्य में क्या दिया गया है ये 1210, किसी में 1211, इसी तरह से दिया गया है। लेकिन हम इसको देखते हैं इसका कालक्रम। अगर इसका कालक्रम देखें तो इसका कालक्रम है 1210 से 1236 ईस्वी तक, अगर जो अन्य बुक के अपेक्षा। लेकिन किरण पब्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें इसको 1211 से 1236 तक माना गया है। लेकिन चलिए हम देखते हैं। तो वैसे अगर ये 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो इसका कालक्रम 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक होना चाहिए। तो देखिए, हम अब देखते हैं इसने क्या क्या किया, इसका क्या हुआ। तो पहला है कि इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। और उसके बाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मतलब जैसे एक गुलाम की प्रथा है, मतलब तभी तो ये गुलाम वंश पड़ा। तो इल्तुतमिश, पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। और उसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्किस्तान का ये यहाँ पे सीन नहीं रहेगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। इलवारी तुर्क था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश का पूरा नाम शमस उद दीन शमस उद दीन था। मतलब इसका इल्तुतमिश का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम शमस उद दीन था। तो उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश ने चालीस चालीसा दल का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। चालीसा दल में 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों का एक गुट था, जिसको हम चालीसा दल कहते हैं या चहलगानी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रारंभ, मतलब इल्तुतमिश का जो प्रारंभ हुआ, ये याल्दोज और कुबाचा के सामना करना पड़ा। मतलब इसके प्रारंभ में ही, राज गद्दी पर बैठते ही इसको याल्दोज और कुबाचा से सामना करना पड़ा, मतलब युद्ध करना पड़ा। तो इसने क्या किया कि 1215 में इल्तुतमिश ने याल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित किया, युद्ध किया। मतलब प्रारंभ से इसको सामना करना पड़ा युद्ध अपने क्षेत्र विस्तार के लिए। तो इसने क्या किया कि 1215 ईस्वी में याल्दोज से तराइन की मैदान में युद्ध किया और उसको पराजित किया, याल्दोज को। और उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, क्या है, इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। मतलब ये सुल्तान की हैसियत में या गुलाम की हैसियत से यह भी शासन करता था। इसको 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान का दर्जा प्राप्त होता है, जिसके बाद ये
एक अच्छे सुल्तान के रूप में शासन करता है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का, मतलब अब इसके जो कार्य थे उनको हम देख लेते हैं। तो इसका कार्य क्या था? सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सबसे शुद्ध सिक्का, अरबी सिक्का किसके शासनकाल में चला, तो वो चला था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये यहाँ पे ठीक। और उसके पूछा जाए तो और इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। पहला एक चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया। ये भी पूछा जाता है, जीतल किसने प्रारंभ किया या टका किसने प्रारंभ किया। टका क्या है, जीतल क्या है, ये भी पेपर में कहीं कहीं पूछा जाता है। तो टका चांदी का सिक्का होता है और जीतल तांबे का सिक्का है। इसको किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही राजधानी लाहौर को दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में लाहौर से राजधानी दिल्ली की गई, तो इल्तुतमिश के। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। एक प्रथा चलाई थी जो इक्ता प्रथा के नाम से प्रचलित थी, इसको इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। भारत का पहला मकबरा एक का निर्माण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। भारत का पहला मकबरा निर्माण कराने का श्रेय, यह मकबरे का निर्माण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को हो। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई। अजमेर जो एक मस्जिद है उसको भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम किसने मकबरा बनवाया, तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम मकबरा भारत में अकबर ने सॉरी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। मध्य एशिया में मंगोलों और इसके ही समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में जो मध्य एशिया के में मंगोल रहते थे उनका शासन होता है भारत पर। तो अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में भारत पर मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए, तो इसमें एक चंगेज खान करके होता है, चंगेज खा करके, वो भारत पर आक्रमण करता है 1221 ईस्वी में, जिस समय इल्तुतमिश सुल्तान हुआ था, मतलब जिस समय वो शासन कर रहा था। इल्तुतमिश की मृत्यु इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। जब 1236 में इसकी मृत्यु होती है तो इसने क्या किया था कि अपनी पुत्री रजिया का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब राज का जो कार्यभार था उसकी पुत्री रजिया को सौंप दिया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। अगर यह भी पूछा जाता है कि किस शासक ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया, तो ये इल्तुतमिश ने ही सुल्तान के पद को वंशानुगत, मतलब एक के बाद एक उसी के वंश में ये घूम फिर कर रह जाता है। वंशानुगत मतलब एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले को वंशानुगत कहा जाता है। तो सुल्तान के पद को इसने वंशानुगत बना दिया था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बन सकेगा और कोई नहीं। अब उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। कुछ समय के लिए ये भी बनता है 1236 में ये शासक बनता है। और ये किनके अमीर व्यक्तियों के द्वारा ये शासन बना, ये उत्तराधिकारी बनवाया जाता है इल्तुतमिश का। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को बनवाया था। लेकिन जो अमीर व्यक्ति थे उस राज्य में, उन्होंने क्या किया कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी रजिया को न बना करके रुकनुद्दीन फिरोज को बनवाया। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन की बागडोर उसकी माँ शाह शाह तुर्कान के हाथों में थी। मतलब उसकी माँ जो रुकनुद्दीन फिरोज था, उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। पूरे उत्तराधिकार की मतलब पूरे राज्य की बागडोर उसकी माँ चलाती थी।
शाह तुर्कान जिसका नाम था। अब इसके बाद आता है रजिया सुल्तान। तो हम देखते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में ही शासन पर आती है। क्यों? क्योंकि वो जो था उस शासन चलाने में नाकाम था, इसलिए उसको हटा करके अमीरों और गरीबों के द्वारा, अमीर और गरीब दोनों जनता मिलकर रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। तो ये 1236 ईस्वी में बैठती हैं गद्दी पर। गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया कि जो अपना रंग रूप था, जो वेशभूषा थी, इसने महिलाओं वाला सारा वेशभूषा त्याग कर पुरुषों की वेशभूषा को अपना लिया। खुले मुंह, ये खुले मुंह, ये खुले मुंह खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी थी। मतलब राज दरबार में जब इसका जाने का टाइम होता था तो ये पूरा पुरुषों की तरह वेशभूषा में राजमहल में प्रवेश करती थी। रजिया ने याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। रजिया ने ही आमिर को, आमिर ए आखुर एक पद हुआ करता था, उसमें याकूत को नियुक्त किया था। रजिया ने अल्तुनिया को ताबर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था। और उसके बाद इसी अल्तुनिया से रजिया ने अपना विवाह किया। और उसके बाद ये दोनों, रजिया और अल्तुनिया, कहीं गए हुए थे। तो उस समय वहाँ से लौटते समय इसके राज्य में एक था बहराम शाह। बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं के साथ मिलकर रजिया की हत्या करवा देते हैं, जिससे अब इसके बाद उत्तराधिकारी होता है बहराम शाह। लेकिन इसको मरने के उपरांत ये रजिया सुल्तान तो मर जाती है, लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो बहराम शाह हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि भारत की पहली या प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। और उसके बाद देखते हैं अब बहराम शाह को। बहराम शाह को हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। आप लोग कल बहराम शाह को देखेंगे। उसके बाद बलवन है, बलवन के बाद कई कई सारे हैं, आराम शाह है, कैकुआत है, कई सारे हैं इनको, जिनके बारे में हम कल आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।